हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। चलिएगा हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है रिसेंट केस लॉस का। तो देखिएगा आपका एक सीरीज हमने चलाई हुई है। तो इसमें पहले मैं क्या करा रही थी कि मैं पहले केस लॉ पढ़ा रही थी, देन प्रोविजंस पढ़ा रही थी, लेकिन अब मैं क्या कराने वाली हूँ, इसको थोड़ा सा हम तरीका और तरीके से चेंज करते हैं। मेन पर्पज है कि आप लोगों को वो चीजें समझ में आनी चाहिए। आपको थोड़ी भी इश्यू होगा तो आप हमें बता सकते हैं। आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, पहले पढ़ाऊंगी प्रोविजन क्या है, जिस प्रोविजन के बारे में बात कर रही हूँ उस प्रोविजन को पढ़ाने के बाद अब रिसेंट केस उस पर क्या बात को लेकर आया है, क्या बात उसमें हेल्ड हुई है, अब हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। और भी आपको अलग तरीके का, किसी भी तरीके का आपका कोई भी सजेशन होगा वो माना जाएगा और उसको अप्लाई भी किया जाएगा। अगर आपको कोई भी लगता है कि ये चीज या ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए या बिल्कुल ठीक है, जो भी कुछ है आप अपनी बात जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बस बता सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर रिसेंट केस लॉज है आपके 2024 के। ओके, 2024 के हम रिसेंट केस लॉज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ रिफ्रेशिंग मेमोरी की। किसकी? रिफ्रेशिंग मेमोरी का हमारा ये कंसेप्ट कहाँ पर है? एविडेंस एक्ट के कौन कौन से सेक्शन है? ये 3 सेक्शन में हम बात करते हैं। सेक्शन 159, 160 एंड 161, ये 3 हम बात करते हैं एविडेंस एक्ट के सेक्शन की। सीआरपीसी का 172 में किस बारे में बात के बता रखी है वो भी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये तो हमारा रिफ्रेशिंग मेमोरी को लेकर के कंसेप्ट है। अब बात आती है कि रिफ्रेशिंग मेमोरी को लेकर के रिसेंट क्या केस लॉ आया है। आप अपने बैलेट पर इस केस को मेंशन कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ कि मेन चीज क्या है, उसकी किस बारे में बात हेल्ड हुई है उसको बताने वाली हूँ। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बात करता है। रिफ्रेशिंग मेमोरी क्या? कोई भी विटनेस अगर किसी को भी लगता है कोई भी राइटिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज उसकी होती है तो वो क्या कर सकता है, वो स्टेटमेंट को उसको जो भी उसने वो डॉक्यूमेंट यूज किया था वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज कर सकता है। ये बात हम 159 में पूरा पढ़ते ही हैं। 160 ये सेम सेक्शन जो है 159 वाली बात हमारे जो अब नया एक्ट आया है बीएनएस को, वो बीएसए को लेकर के, बीएसए आया है ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस की जगह पर। तो इसमें क्या है 162 में भी सेम बात कही गई है। और 162 में किसके बारे में बताया गया? टेस्टिमनी बता रखी है। जो 159 में डॉक्यूमेंट को यूज किया रिफ्रेश किया जा रहा है ना मेमोरी को, तो वहां पर उसकी टेस्टिमनी बता रखी है जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन है हमारे सेक्शन 159 में। एक तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे सेक्शन 163 ऑफ बीएसए। 163 बीएसए सेम उसी बारे में बात करता है जो 160 बात करता है हमारा। बात करेंगे 161 राइट टू एडवर्स पार्टी टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। इस वाली बात को लेकर के हम मेन प्रोविजन हमारा पढ़ने वाले हैं। क्या 161 किस बारे में बात करता है वो बात करेंगे यहाँ पर कि राइट किसका यहाँ पर दे रखा? एडवर्स पार्टी का। जैसे यहाँ पर कोई भी आपका पार्टी है वो कर रही है, यहाँ पर कौन पार्टी कर रही है? दूसरी पार्टी। एडवर्स पार्टी के पास भी राइट है कि वो भी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकती है, बिल्कुल यहाँ पर। ओके, और यही सेम प्रोविजन हमारा 164 में दे रखा है बीएसए के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 164 में सेम प्रोविजन दे रखा है। ये मैंने इसके साथ में आपको मेंशन करके बता दिया। आप इसको एक साथ 162, 163, 164 को याद रख सकते हो। बीएसए की वही सेम धारा है जो 159, 160, 161 बात कहती है। इस तरीके से आपको इसको लिंक करके याद रखनी है। 161 के बारे में बात करेंगे। क्या कहा गया है कि एडवर्स पार्टी के पास भी राइट है। अब मैं एक एक करके चीजें आपको बताने वाली हूँ कैसे। ये तो हम छोटा सा कंसेप्ट जान लिया है, अभी और भी सेक्शन डिस्कस करने वाली हूँ, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि आखिरकार इस केस में नया जो केस आया इसमें इस बात को लेकर के क्या बात हेल्ड हुई है ये मैं आपको बताने वाली हूं। तो रिसेंटली द बेंच ऑफ अ जस्टिस कौन है यहाँ पर? जस्टिस का नाम देखेंगे, जस्टिस MM सुदरेश हैं और आपका SVN भट्टी हैं। इन्होंने क्या हेल्ड किया है कि जो एक्यूज है ना, वो एक्यूज भी क्या कर सकता है? क्रॉस एग्जामिन कर सकता है अ पुलिस ऑफिसर ऑफ अ केस डायरी। किसका? कि एक्यूज कैन क्रॉस एग्जामिन, एक्यूज जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है पुलिस ऑफिसर, examine a police officer of a case diary if the police officer has used that case diary to refresh his memory। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा है केस डायरी को यूज करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है? एक्यूज उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है पुलिस ऑफिसर को। क्या? अगर उसने क्या केस डायरी की, जो भी पुलिस ऑफिसर की केस डायरी है उसको लेकर के वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। एक्यूज के पास ये राइट है। अगर पुलिस ऑफिसर क्या करता है? उसको
अपनी मेमोरी को यूज करने के लिए रिफ्रेश करता है केस डायरी को, तो वहां पर वो उसको जो आपका एक तरीके से क्या है, एक्यूज है, एक्यूज के पास भी राइट है कि वो उसका क्रॉस एग्जामिन कर सकता है इस बात को लेकर के। और ये वाली बात यहाँ पर किस केस में हेल्ड हुई है, तो इस केस का नाम है हमारा शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर पुलिस वाले ने क्या किया है, केस डायरी को यूज किया है अपने एक तरीके से मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, तो एक्यूज के पास भी राइट है कि वो उस बात को लेकर के क्या कर सकता है, उस पुलिस ऑफिसर को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। बात समझ में आई यहाँ पर। अब कोर्ट की थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या बातें कोर्ट ने ऑब्जर्व करते बोली हुई है, मेन बात डिसाइड हुई वो बता दी, और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है उसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। देखिएगा, बात करेंगे कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि व्हेन अ पुलिस ऑफिसर, जब कोई पुलिस ऑफिसर रिफ्रेश करता है टू अ केस डायरी टू रिफ्रेश मेमोरी, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, द एक्यूज, कौन, एक्यूज, यहाँ पर ये एक्यूज होगा, द एक्यूज इज एंटाइटल, एक्यूज के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, परस्यू कर सकता है रिलीवेंट पोर्शन अंडर सेक्शन 145 और 161 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम बात करने वाले हैं 145 एंड 161 को लेकर के। 161 मैंने अभी बताया कि एडवर्स पार्टी के पास क्या है, राइट है, एडवर्स पार्टी के पास राइट है कि वो भी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकती है, ये वाली बात बता दी मैंने। अब हम बात करेंगे 145 में, तो 145 कंट्राडिक्ट के लिए होता है ना कि कंट्राडिक्ट कर सकते हैं आप प्रीवियस स्टेटमेंट को लेकर के। तो 145 में कौन से उसमें प्रोविजंस में, तो यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि एक्यूज जो है वो एंटाइटल है कि उसके पास राइट है, वो परस्यू कर सकता है रिलीवेंट पोर्शंस, कौन कौन से सेक्शन में, 145 में और 161 में। 145 की अगर हम बात करते हैं तो वो कंट्राडिक्ट के लिए है, और यहाँ पर बात की गई है कि क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। यहाँ पर क्या किया जाता है, क्रॉस एग्जामिन किया जाता है किस चीज को लेकर के, उसके प्रीवियस स्टेटमेंट्स को जो भी राइटिंग में, किस पर्पज के लिए, फॉर कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्ट करने के लिए वो किया जाता है। बस समझ में आई, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्रॉस एग्जामिन उसको खंडन करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि जो एक्यूज है ना, एक्यूज के पास भी अधिकार है कि, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर पुलिस ऑफिसर केस डायरी को अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर एक्यूज जो है ना वो एंटाइटल है कि वो भी क्या कर सकता है, वो आपका उस रिलेवेंट पोर्शन को कहां पर कंट्राडिक्ट करने के लिए, और कौन कौन से सेक्शन में, 161 में तो एक्यूज के पास राइट ही है करने का। तो यहाँ पर यही बोला है उसने कि रिलेवेंट पोर्शन परस्यू कर सकता है अंडर सेक्शन कौन सा, 145 और 161 किस में, एविडेंस एक्ट में। तो यहाँ पर ये बात की गई है, सिंपल सी बात है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी का यूज करता है, तो एक्यूज के पास भी क्या हो जाता है, राइट हो जाता है कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, और उसके उस पोर्शन को 145 में जो कंट्राडिक्ट किया जाता है वहां पर उसको यूज कर सकता है, और 161 में एक्यूज के पास राइट ही है कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है और अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, मतलब अपनी मेमोरी को रिफ्रेश भी कर सकता है और वहां पर क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। 161 में ये बात की गई है। अब हम बात करेंगे किस चीज को लेकर के, बिल्कुल इसी चीज को लेकर के जो अभी बात हेल्ड हुई है। इसमें इस वाले केस को हम 3-4 सेक्शन से मेंशन कर सकते हैं। 159, 160, 161 एविडेंस की हो गया, 145 हो गया, उसको लेकर के बात करेंगे। अब हम सीआरपीसी में भी इसको रिलेट करेंगे, किससे, 172 के सब क्लोज 3 से। 172 के सब क्लोज 3 में क्या बात की गई है, इसी को मैं आपको बताती हूँ कि 173 सब क्लोज, मतलब सब क्लोज 3, 172 का सब क्लोज 3 है सीआरपीसी का, ये एक्सप्लिसिट मेंशंस करता है 145 एंड 161 का एक्सटेंशन देयर बेनिफिट टू द एक्यूज। यहाँ पे यही बात करता है, स्पेशली मेंशन किया गया है कौन से सेक्शंस को, 145 और 161 को जो मैंने अभी बताया है, देयर बेनिफिट टू द एक्यूज, एक्यूज के बेनिफिट के लिए। ओके, जो भी बेनिफिट होंगे एक्यूज के लिए उसमें यहाँ पर बता रखा है। जैसे कि हमारी बात करेंगे आपका 172 के 3 में क्या बात हेल्ड हुई है मतलब 172 के 3 में क्या बात की गई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। 172 का 3 ऑफ सीआरपीसी कि ना तो एक्यूज और ना ही उसका एजेंट, शैल वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, ना तो एक्यूज ना ही उसका एजेंट शैल बी एंटाइटल, वो एंटाइटल नहीं होंगे किस चीज के लिए, टू कॉल फॉर सच डायरी, उस डायरी को मंगाने के लिए,
nor shall he or they by entitled to see them merely because they are referred to by the court। यहाँ पे बोल दिया गया ना तो वो ना उसके एक्यूज ना तो एक्यूज का एजेंट उसको एंटाइटल नहीं है कि वो उस डायरी को यूज करे, और नोर शैल बी दे, और मतलब सी भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, मेरली बिकॉज दे आर रेफर टू द बाई कोर्ट, कोर्ट के द्वारा रेफर किया गया तो भी उसको क्या नहीं करेंगे, वो देखेंगे भी नहीं, साफ मना कर दिया गया। बट यहां से बात शुरू होती है आपकी बट से, नई बात, और इसी से लेकर के हमारा ये केस लो है। बात क्या कहता है, बट अगर क्या कहा गया है, इफ दे आर यूज बाय द पुलिस ऑफिसर, किसके द्वारा बच्चों, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसको यूज किया जाता है टू मेक देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, और इफ दी कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट पढ़ा नहीं अभी मैंने आपको, कंट्राडिक्ट कौन से सेक्शन में होता है, 145 में होता है ना। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा है, या इफ द कोर्ट यूज देम फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्ट सच पुलिस ऑफिसर, अगर उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए किया जा रहा है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 और 145 एज द केस में भी क्या होगा, वहां पर ये आपका अप्लाई होगा। सिंपल बात बता दी है कि जनरली तो वो उसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, कब कब, जब वो यूज की जा रही हो किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा है, या कोर्ट यूज कर रही है उसको किस पर्पज के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को। तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 ऑफ सेक्शन 145 एज द केस में बी ऑफ द इंडियन एविडेंस, जो भी केस रहेगा शैल अप्लाई, क्या होगा वहां पर 161 एंड 145 आपका अप्लाई होगा। और इसी बात को लेकर के तो केस में बात की गई है कि एक्यूज भी क्या कर सकता है, उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए 145 में यूज कर सकता है और उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। आई थिंक आपको बातें समझ में आई होगी। अब मैं एक आपको हल्का सा पूरा ओवरव्यू देती हूँ उस सेक्शन से रिलेट करते हुए जो मैंने आपको भी बात समझाई है। अभी थोड़ा सा इससे और आगे की बातें बता दूं। दस द एक्यूज हैज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन, इस प्रकार एक्यूज के पास क्या राइट हो गया, एक्यूज के पास राइट हो गया कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है उस पुलिस ऑफिसर को रिगार्डिंग द केस डायरीज कंटेंट यूज्ड टू मेमोरी रिफ्रेशमेंट। जो पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए उस केस डायरी को यूज कर रहा है, तो यहां पर एक्यूज के पास भी राइट है कि वो उस पॉइंट को लेकर के, उस बात को लेकर के उस पुलिस ऑफिसर को क्या कर सकता है, क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। ये वाली बात यहां पर हमने बात पढ़ ली है। ओके, 145 पढ़ लिया, रिफ्रेशिंग मेमोरी 159, ये सब मैंने आपको बता दिए। तो ये केस कौन सा था हमारा, ये केस का नाम बता देती हूँ और इसमें क्या हेल्ड हुआ है आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये केस है हमारा शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है। जस्टिस हमारे MM सुदरेश वर्सेस SVN भट्टी हैं। इन्होंने हेल्ड किया है, इन्होंने हेल्ड किया है कि एक्यूज जो है क्रॉस एग्जामिन कर सकता है पुलिस ऑफिसर का अगर वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी का यूज करता है। ये सारी हमने बातें बता दी आप लोगों को। 159 बता दिया, 160 बता दिया और 161 में क्या क्या तीनों बात बता दी है। उसी तरीके से हमने BNSS को लेकर के भी 162, 163, 164 बता दिया आप लोगों को। 145 में कंट्राडिक्शन बता रखा है। सारी चीजें हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। ओके, इसी तरीके से अब हमारा ये केस कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या बात हेल्ड हुई है, एक एक बात करके देखेंगे। यहाँ पर ये बात करता है हमारा 106 को लेकर के। कहाँ का, कौन सा सेक्शन, 106 कहाँ का है आपका, एविडेंस को लेकर, एविडेंस का, किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस का है। बात करेंगे क्या हुआ, पहले तो मैं आपको बता दूं 106 किस बारे में बात करता है, क्योंकि पहले प्रोविजन पढ़ा देती हूं, देन उसके बाद इस केस में क्या बात हेल्ड हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। 106 जो है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 106 ऑफ एविडेंस एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट। देखो आप यहां पे जानते ही हैं, स्पेशली नॉलेज के लिए आता है यहाँ पर क्या स्पेशली नॉलेज के लिए आप यहां पर देखते ही हो। स्पेशली नॉलेज वाला हमारा सेक्शन कौन सा है, स्पेशली नॉलेज का हमारा है सेक्शन 106। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, ये वाली बात का क्वेश्चन बना है कि बर्डन ऑफ, पहले 106 क्या कहता है ये बता रही हो, तो स्पेशली नॉलेज की बात आती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, उस बात को प्रूफ करने के लिए 106 में हम बात करेंगे। ये बात क्या करता है कि दैट व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, तो जिसकी आप क्या बात करते हैं, जिसकी वो नॉलेज में है, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर थिंग जो भी है एक तरीके से किसी पर्सन की नॉलेज में है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। तो जिस व्यक्ति की नॉलेज में, स्पेशली नॉलेज में वो चीज है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, उसी व्यक्ति पर होता है जिसकी वो नॉलेज में चीज होती है। जब कोई भी चीज है जो जिसकी नॉलेज में होगी वही प्रूफ करेगा। लेकिन ये बात तो हमने स्टेटमेंट ये तो पढ़ लिया बेरेक्ट की बात, तो आखिर अब नई बात क्या आई होगी केस में,
उसको भी तो जानना जरूरी है ना कि इस बात को लेकर, इस प्रोविजन को लेकर के कोर्ट ने और क्या बात कह दी है। तो ये क्या कहता है, पहले ये समझ लो, जब ये समझ लोगे तो आप वो केस भी आराम से समझ लोगे। ये कहता है कि अगर कोई चीज मेरी नॉलेज में है, स्पेशली मेरी नॉलेज में है, तो उसको प्रूफ करने का बर्डन ऑफ प्रूफ, जो भार होगा ना बर्डन ऑफ प्रूफ का, वो मेरे ऊपर ही होगा। जो मुझे भार, ये यानी कि उसको प्रूफ मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी नॉलेज में है। लेकिन अब ये और बात क्या आई होगी इस केस में, उसको मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। देखिएगा, ये तो बात हो गई, यहां पर आगे देखेंगे इसका केस है आपका किसका। देखिएगा, अभी रिसेंटली हमारा गुवाहाटी हाईकोर्ट का ये मैटर है, गुवाहाटी हाईकोर्ट का है मैटर है हमारा, श्री राजेन नायक वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अनदर्स। इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि जो एक्यूज है ना, उसके पास राइट है टू रिमेन साइलेंट। किस चीज का अधिकार है उसके पास बच्चे, उसके पास अधिकार है टू रिमेन साइलेंट, साइलेंट रहने का। बट कब, ये भी तो जानना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हमेशा चुप रहेगा, फिर तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाएगा। ये बात कह दी है कि उसके पास राइट है टू रिमेन साइलेंट एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ कैन नॉट बी शिफ्टेड। बर्डन ऑफ प्रूफ कैन नॉट बी शिफ्टेड, वो शिफ्ट नहीं हो सकते अपॉन द एक्यूज, एक्यूज पर नहीं हो सकते अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 106। किस पर, अंडर द प्रोविजन ऑफ 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कब नहीं हो सकते, बात तो यहाँ पे पूरी सुनने की जरूरत है, इतना सुन लिया तो बात खत्म खराब हो जाएगी। पूरी बात सुननी है आपको कि कब नहीं है उस पर, व्हेन मल्टीपल विटनेस टू द क्राइम वर प्रेजेंट। अगर आपका, देखो स्पेशली नॉलेज का मतलब यह है कि किसी और को नहीं पता, उसी व्यक्ति को पता है तो वही बताएगा क्योंकि उसी व्यक्ति के ज्ञान में है। लेकिन जब और लोगों ने भी उसको देखा है, मल्टीपल विटनेसेस हैं वहां पर, तो अगर वो चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मतलब वो एक तरीके से उसने, मतलब उसके पास अधिकार है चुप रहने का। उसका मतलब ये नहीं कि अगर वो चुप है तो वो गुनाहगार हो गया उस चीज को लेकर के। तो यहाँ पर यही बात आती है कि इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि जो एक्यूज है उसके पास राइट है कि वो चुप रह सकता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ कैन नॉट बी शिफ्टेड अपॉन द एक्यूज। बर्डन ऑफ प्रूफ ना उस पर शिफ्ट नहीं हो जाएगा। क्यों, अंडर दी प्रोविजन ऑफ 106। 106 में क्या होता है बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने पहले पढ़ा है जिससे कि आपको केस समझ में आ जाए। ओके, तो 106 में बात आ गई यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट में, व्हेन अ मल्टीपल विटनेस ऑफ द क्राइम आर प्रेजेंट। क्यों भाई, स्पेशली नॉलेज में अकेले उस बंदे की नहीं है जो एक्यूज है, बहुत सारे विटनेसेस वहां पर अवेलेबल हैं, वो भी इस बारे में जानते हैं। अगर वो चुप है तो आप दूसरे लोगों से प्रूफ करा सकते हो उस बात को लेकर के। ऐसा तो नहीं है कि वो 106 में उसी को पता है केवल। तो यहाँ पर यही है, व्हेन विटनेसेस टू द क्राइम वर प्रेजेंट। कब, मल्टीपल विटनेसेस वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर ये बात हुई है। इस तरीके से हमने 2 केस पढ़ लिया है इसका। अगर कुछ चीज आपको लग रही है कि नहीं समझ में आ रही है, उस पॉइंट को लेकर के आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझा सकती हूँ। बट आप लोगों को बहुत अच्छे से कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो कमी होगी उसको आप बता सकते हो, उसमें हम इंप्रूव करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज सही लग रही है तो उसको भी बताएंगे। और बट आप लोगों को ये वीडियो देखनी है, समझनी है, और ये आपके लिए पीटी मेंस इंटरव्यू सबके लिए ही यूजफुल है। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें कंपाइल करके एक जगह आप लोगों को दी जा रही है। रिसेंट केस लो, उसके साथ में लीगल प्रोविजंस भी आपको पढ़ाया जा रहा है। शायद आपको हमारी मेहनत का अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये सही दिशा में चल रही है, तो प्लीज इसको अप्रिशिएट करेंगे और सपोर्ट करेंगे, जिससे कि मैं आगे भी और सब चीजें करेक्ट करके और बहुत सारी चीजें करके आप लोगों के लिए नई नई चीजें ला सकूं और उस चीज को और भी बेटर कर सकूं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका, अभी तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। 2 केस आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं। अब मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूं आपको कौन सा, अबेटमेंट को लेकर के। अबेटमेंट का हम बात करेंगे। आप मुझे अबेटमेंट का चैप्टर कौन सा आईपीसी का एंड अबेटमेंट के सेक्शंस कहां से कहां तक है। ओके, अगर आपने ये मतलब देख रहे होंगे वीडियो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। आप इसको आराम से बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर है आईपीसी का और कहां से कहां तक हमारे अबेटमेंट के प्रोविजंस है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बात करेंगे यहाँ पर अबेटमेंट को लेकर के। अबेटमेंट 3 तरीके का होता ही है, आपको पता ही है। 107 में हम पढ़ते ही हैं किस तरीके से होता है। इंस्टिगेट करके, इंस्टिगेट करता है कोई उसको, आप या फिर उसको क्या करता है, इंटेंशनली, इंटेंशनली एड करता है, या फिर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, तो हमारा क्या हो जाता है, अबेटमेंट हो जाता है। अबेटमेंट हो जाता है। 107 में हम पढ़ते हैं, 107 में आपका अबेटर आता ही है। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं अपने एविडेंस के साथ में रिलेट करके कि इस बात को लेकर के नई मतलब इसमें नए जजमेंट में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, उसको मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिएगा
और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर के अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वाइफ की सुसाइड ये तो हमारा यहाँ पे हो गया, लेकिन स्पेसिफिक सेक्शन कौन सा है, वो हमारा 306 है। 306 में क्या बता रखा है आपका, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए बता रखा है, और उसकी सजा कितनी हो गई है वहां पर 10 ईयर्स प्लस फाइन हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब क्या होता है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब होता है किसी को आप सुसाइड करने के लिए क्या कर रहे हो, उकसा रहे हो। ओके कि मतलब कोई भी चीजें हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है, वहां पर आपने क्या किया है, उकसाना कौन से तरीके से हो सकता है, उकसाना कौन से भी तरीके से हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया है 107 में जो बता रखा है ना हमारा आईपीसी में, उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर 306 में क्या है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, इसकी क्या सजा दे रखी है, इसकी सजा हमारी दे रखी है 10 ईयर्स प्लस फाइन, 10 साल या उसका एक तरीके से प्लस फाइन है। प्लस फाइन का मतलब क्या होता है कि उसको फाइन भी देना पड़ेगा, प्लस है। बात होगी अबेटमेंट सुसाइड का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाता है तो उसको 10 साल या फाइन की सजा मिलेगी, मतलब या नहीं है प्लस फाइन है। 113 बी में अगर हम बात करते हैं, 113 बी में प्रिजम्पशन की बात बता रखी है। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं, देन उसके बाद अबेटमेंट बता दिया मैंने। ओके, अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ 306 में अबेटमेंट के बारे में बता रखा है सुसाइड को लेकर के। अब उसकी प्रिजम्पशन क्या होगी 113 बी में, उसको बात को बताती हूँ मैं आपको। देन अब इस बात को लेकर के नया केस में नई बात क्या आई है उसको बताने वाली हूँ। देखिएगा 306 हो गया आईपीसी, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 113 बी को लेकर के। 113 बी हमारी क्या है, ये एविडेंस एक्ट की धारा है। ओके, इसमें क्या बात हेड हुई थी, वो क्या बात आई थी इसमें कि प्रिजम्पशन इज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किसके द्वारा, मैरिड वुमेन के द्वारा प्रिजम्पशन ली जा रही है। किस चीज को लेकर के प्रिजम्पशन की जा रही है, किस चीज को लेकर के, अबेटमेंट को लेकर के, वो भी किसकी, जो मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन की अबेटमेंट मतलब सुसाइड करने की प्रिजम्पशंस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये बात कहता है क्या, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि 113 बी जो है, 113 बी में किस तरीके की प्रिजम्पशन है। तो 113 बी हमारी शैल प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है। शैल का मतलब ये है कि मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी नहीं है यहाँ पर, कैसी है आपका, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। जब बात करेंगे यहाँ पर कि दिस सेक्शन रिक्वायर्ड दैट द हर हस्बैंड और रिलेटिव्स, जहां पर उसका हस्बैंड, यहाँ पर तो प्रिजम्पशन कैसी हो गई, शैल प्रिजम्पशन है आपकी, और रिलेटिव सब्जेक्टेड हर टू क्रुएल्टी, या तो उसके साथ में क्रुएल्टी कर रहे हैं कौन, वो या उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स, रिलेटिव में सब कोई आ जाते हैं यहाँ पर। एंड द मैरिड वुमेन कमिटेड सुसाइड, और मैरिड वुमेन ने क्या कर लिया है, उस मैरिड वुमेन ने सुसाइड कर लिया है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। मेन बात यहाँ पर आती है शादी के कितने साल बाद, 7 साल तक, 7 साल के अंदर अंदर उसने क्या कर लिया है, शादी के 7 साल के अंदर अंदर उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो उसके बारे में यहाँ पर प्रिजम्पशन कैसी होगी, शैल प्रिजम्पशन होती है। 113 बी में क्या बता रखा है, शैल प्रिजम्पशन होगी कि कोई भी एक तरीके से एक यहाँ पे बात आती है कि कोई वुमेन शादी से सून बिफोर हर डेथ क्या होता है, ये बात पता चलती है कि उसके साथ में क्रुएल्टी की गई थी। तो यहाँ पर हम क्या बात मानेंगे, यही बात मानेंगे कि कोर्ट जो होगा वहां पर प्रिज्यूम करेगा कि एक तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, सुसाइड जो की जा रही है, अगर लग रहा है कि यहाँ पे शादी के 7 साल के अंदर कोई उसके साथ में क्या कर रहा है, एक तरीके से क्रुएल्टी वगैरह कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि हाँ उसमें वो लाइबल माने जाएंगे, वो और उसके हस्बैंड, उसके द्वारा क्रुएल्टी की गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या माना जाएगा कि वो लाइबल होंगे। उसकी प्रिजम्पशन भी कैसी होती है, सेल्फ प्रिजम्पशन होती है। ये तो 113 बी के बारे में बता दिया। प्रिजम्पशन किसके बारे में, अबेटमेंट को लेकर के, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, यहाँ पे बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये केस क्या कहता है नया, इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, रिसेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में हेल्ड हुआ था। क्या हेल्ड हुआ था, 113 बी आपका डोरी डेथ के बारे में बात करता है, सुसाइड के बारे में बात करता है। 113 बी डोरी डेथ के लिए भी, और सुसाइड जो होता है विद इन 7 ईयर, वो भी उस चीज में वो भी कवर होता है आपका। मेयर फैक्ट दैट, सिर्फ मेयर का मतलब होता है केवल ये फैक्ट दैट द डिसीज कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर। मेयर मतलब केवल एक ये वाली बात के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 7 ईयर फॉर मैरिज द प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 113A इंडियन एविडेंस एक्ट विल नॉट। 113A किस बारे में बात करता है, 113B तो हमारा डॉरी डेथ के बारे में बात करता है। अगर हम बात करते हैं 113A किसके बारे में बात करता है, यहाँ पर 113 के बारे में मैं बता देती हूँ आप लोगों को। पहले तो 113A के बारे में बात कर लेते हैं। 113 जो बी है वो हमारा किसके बारे में बात करता है,
प्रिजम्पशन किस चीज के बारे में, एक सेकंड, वो यहाँ पर गलत है, इसको मैं बता देती। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं होगा, यहाँ पे 113 बी नहीं ए हो जाएगा, क्योंकि बी में जो है 113 बी में तो हमारा डॉरी डेथ को लेकर के प्रिजम्पशन है। एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन हमारा 113 ए में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 113 में ए में आ जाएगा। ओके, 113 में, क्योंकि 113 भी हमारा डॉरी डेथ के बारे में बात करता है, डॉरी डेथ। ओके, डॉरी डेथ को लेकर के होगी तो 113 ए के बारे में बात करें, किसकी? प्रिजम्पशन की। तो प्रिजम्पशन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कैसी हो जाएगी? 113 ए में प्रिजम्पशन मे की होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 113 बी में प्रिजम्पशन कैसी होती है? 113 ए में हमारी शैल की होती है। आगे देखेंगे, इससे नेक्स्ट हमारा क्या बात आती है कि अब बात आती है कि क्या, कि केस में कोर्ट में क्या हैंड हुआ कि अगर शादी के 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर कोई किसी की डेथ हो जाती है, सिर्फ एक तरीके से ये बात शो करना, तो यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर 113 ए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि बात करें यहाँ पर कि मेयर फैक्ट दैट द डिसीज कमिटेड सुसाइड, अगर महिला ने सुसाइड कमिट किया है शादी के 7 साल के अंदर, अपनी शादी के 7 साल के अंदर, द प्रिजम्पशन ऑफ अंडर सेक्शन 113 ऑफ ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वुड नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई, यानी कि अपने आप वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हो जाएगी। कैसे नहीं हो जाएगी अप्लाई? क्योंकि आपको सारी परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी, क्या वो एक तरीके से अबेटमेंट किया गया था या नहीं किया गया था। सिर्फ उसका सुसाइड करना शादी के 7 साल के अंदर, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली ये मान लेंगे कि वो 113 ए में एप्लीकेबल होगी, यानी कि उसको अबेटमेंट किया ही गया होगा। सुसाइड को लेकर आप ऐसी बात नहीं मान सकते, ये प्रिजम नहीं कर सकते कि अबेटमेंट किया गया होगा सुसाइड के लिए बाय मैरिड वुमेन के द्वारा जो सुसाइड किया गया उसके लिए अबेटमेंट किया गया होगा। ये आप ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं करोगे, आपको ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रूफ करनी पड़ेगी, तब होगा। ये नहीं कि जैसे हुआ ये घटना घटी और आपने 113 अप्लाई उस पर कि आप उसके लिए पक्का ये है कि 113 ही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस भी देखनी पड़ेगी, केस को प्रूफ भी करना पड़ेगा। देन वो सारी फैक्ट्स जो 113 ए के लिए अप्लाई होनी चाहिए वो सारी बात भी यहाँ पर की जाएगी। ओके, तब होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे, क्या बात आती है कि बिफोर प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113 ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रेज द प्रोसिक्यूशन मस्ट शो। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्रोसिक्यूशंस को एविडेंस का मस्ट मतलब दिखाना पड़ेगा, मस्ट शो एविडेंस ऑफ क्रुएल्टी और इंसेस्टमेंट हरासमेंट इन दैट रिगार्ड। ये क्या बात कह दी है कि देखो, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि 113 ए उस पर अप्लाई हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आप ये शो करेंगे, ये प्रूफ करेंगे, ये एविडेंस आपको देना पड़ेगा कि शादी से, वो सुसाइड से पहले उसके साथ में क्या किया गया था, क्रुएल्टी की गई थी, या फिर लगातार उसके साथ हरासमेंट किया जा रहा था इसलिए उसने क्रुएल्टी की है। अगर आप ये बात प्रूफ कर देते हैं तो तब आपका ये अप्लाई हो जाएगा 113। अदरवाइज ये नहीं सिर्फ सुसाइड करना 7 साल के अंदर, इसका मतलब ये कि 113 में यानी कि अबेटमेंट किया ही गया होगा उस सुसाइड के लिए, ऐसा नहीं है। आपको एविडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके साथ में क्या किया गया होगा, कि क्रुएल्टी की गई थी या फिर इंसेंसेंट हरासमेंट इन दैट रिगार्ड, या उस रिगार्ड में उसके साथ लगातार बहुत लंबे टाइम से, या जब उसकी सुसाइड किया गया तब भी उसके साथ में हरासमेंट किया गया था, ये आपको शो करना पड़ेगा। सिर्फ इतना नहीं कि शादी के 7 साल के अंदर किसी का सुसाइड हुआ तो इसका मतलब 113 अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मना कर दिया गया। केवल इसी बात को नहीं, जब तक कि आप ये बात प्रूफ ना कर दे कि वास्तव में उसके साथ कोई क्रुएल्टी या कोई हरासमेंट किया गया था। बात समझ में आई? आगे देखेंगे यहाँ पर। अभी इसमें और क्या बात हेल्ड हुई इसको देखेंगे, एक एक करके चीजों को समझते चलेंगे। यहाँ पर इसमें फर्दर हेल्ड हुआ क्या कि दैट दिस इज द केस ऑफ एक्यूजेशन फॉर अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड, द कोर्ट शुड लुक फॉर कोग्नेंट एंड कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ द एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ द सुसाइड। यहाँ पे ये बात करिए कि कोर्ट को देखना भी पड़ेगा कि वास्तव में इंसाइटमेंट किया गया था, उकसाया गया था उस ऑफेंस को करने के लिए या नहीं उकसाया गया था। एंड सच एन ऑफेंडिंग एक्शन शुड बी प्रोक्सीमेट टू द टाइम ऑफ अकरेंस। और ये भी देखा जाएगा आपका क्या कि जो भी कोई ऑफेंस किया गया है, एक्शन शुड बी प्रोक्सीमेट टू द
टाइम ऑफ द अक्रेंस, एक तरीके से किस टाइम पर है, अकरेंस क्या उस समय के लेकर के सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अपनी बात को कोर्ट अपना डिसीजन देगी, तब जाकर ये चीजें अप्लाई होंगी कि सच एन ऑफेंडिंग एक्शन शुड बी प्रोक्सीमेट टू द टाइम ऑफ द अकरेंस। जब आपका वो चीज अकर हुई है उसके टाइम के अप्रोक्सीमेट वो एक्शन लिया जाएगा, लिया जाना चाहिए। 306 में हम पढ़ चुके हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में, जिसकी सजा 10 साल प्लस फाइन हो सकती है। यहाँ पर 113 हो जाएगा, 113A हो जाएगा, जिसमें प्रिजम्पशन बता रखी है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन को लेकर के। यहाँ पे क्या बात हो गई थी कि जो सेक्शन कहता है कि जो उसका हस्बैंड है या रिलेटिव्स है वहां पर उसके साथ क्रुएल्टी करते हो एंड या मैरिड वुमेन कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर। दो बातें यहाँ पर 7 साल के अंदर होनी चाहिए और उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा उसके साथ हरासमेंट किया गया हो या क्रुएल्टी की गई हो। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन आपका। यहाँ तक हमने 3 केस डिस्कस कर लिए हैं, आई थिंक चीजें समझ में आई होगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट केस है आपका किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए किडनैपिंग की बात करते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं हम? 364A में पढ़ते हैं। कहाँ पर है ये आपका प्रोविजन? 364A आईपीसी की धारा 364A में हमारा रैंसम के लिए फिरौती के बारे में, वो रैंसम के लिए किडनैपिंग की बात करते हैं हम यहाँ पर। द बेंच ऑफ जस्टिस अभय एस ओका ये हमारे जस्टिस हैं एंड उज्जवल भुयान हेल्ड दैट, इन्होंने हेल्ड क्या किया, दैट द थ्रेट इज इसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 364A, कि यहाँ पर थ्रेट होनी चाहिए, इसेंशियल है। किस चीज के लिए इसेंशियल है? कि ऑफेंस को कमिट करने के लिए। किस चीज की थ्रेट? डेथ की। दैट द थ्रेट इज इसेंशियल। ओके कि ऐसा नहीं कि मतलब वो आपको यही नहीं लग रहा है कि हाँ कोई धमकी दी गई है मारने की, मृत्यु करने की उसकी, और तभी भी ये सेक्शन मतलब यहाँ पर आप फिरौती के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे बात कर दी है कि डेथ द थ्रेट इज इसेंशियल, धमकाना या धमकी जरूरी है, इस वाले बात को लेकर के यहाँ पर हेल्ड हुआ था। 364A किस बारे में बात करता है और ये ऑब्जर्वेशन किस में बात हुई थी? पहले मैं आपको 364A बता देती हूँ कि क्या है, इसके इसेंशियल एलिमेंट क्या है। पहली बात तो किडनैपिंग या एब्डक्शन हो रहा है पर्सन का, कीपिंग द पर्सन इन डिटेंशन रखा जा रहा है, और ये वाली बात आती है यहाँ पर जिस केस को लेकर के बात आई है, यहाँ पर जिस पॉइंट को लेकर के केस आया है कि थ्रेटनिंग और कोजिंग डेथ, या तो थ्रेट तो हो कम से कम, या फिर कोज की जा रही हो डेथ या हर्ट टू द विक्टिम। किसको? विक्टिम को डेथ या हर्ट जो भी किया जा रहा है उसके लिए क्या होनी चाहिए आपका? डेथ या हर्ट जो भी है थ्रेट किया जाना जरूरी होगा, या फिर वो कोज की जाएगी, और उसकी पनिशमेंट या तो डेथ पेनल्टी होगी या एलआई होगी या प्लस फाइन हो सकता है। ये बात यहाँ पे बता रखी है। और ये केस कौन सा है जिसमें हमारी बात बता रखी है ऑब्जर्वेशन? ये मैटर है आपका विलियम स्टीफन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस है जिसमें कोर्ट ने बोल दिया गया है, क्या बात बोल दी है एक बार और बता देती हूँ आपको। जस्टिस अभय ओका का और उज्जवल भुयान, उन्होंने ये हेल्ड हुआ था कि डेथ द थ्रेट इज एसेंशियल। क्या होना चाहिए? जो है ना धमकी होनी बहुत जरूरी होगी। दैट द थ्रेट इज इसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। 364A में ऑफेंस कमिट करने के लिए थ्रेट टू डेथ होना बहुत जरूरी है, तभी ये आपका एप्लीकेबल होगा। एंड इसकी पनिशमेंट वगैरह क्या होगी वो मैंने आपको बता दी है। तो मिलेंगे हम, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, एंड जो भी आपका रिव्यू है कमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।